नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो साथियों, बहुत सारे बच्चों के कमेंट मेरे पास आ रहे हैं और मैं उन कमेंट्स को रिव्यू भी करता हूँ। तो जब मुझे ठीक लगता है कि हाँ अब मुझे वीडियो बनाना चाहिए तो उसके ऊपर मैं वीडियोस भी लाता हूँ। लेकिन बहुत सारे बच्चों का ये कहना भी है कि सर आप जो है वो फालतू टॉपिक्स पर वीडियो बना रहे हैं खाली व्यूज़ के लिए। तो मेरे साथियों, जिनको फालतू लगता है वो मत देखिए, और अगर आपको लगता है कि मैं फालतू वीडियोस बनाता हूं तो आप सब्सक्राइब भी मत कीजिए, क्योंकि उससे आपको ख़ास फ़ायदा होने वाला है नहीं। जो आपको डिटेल में समझा रहा हो, डीआरडीओ के बारे में सब कुछ बता रहा हो, उसके पास आप जुड़ सकते हैं। हमें कोई इशू नहीं है और आपको भी कोई इशू नहीं है, क्योंकि मुझे भी पता नहीं रहता है कि आप सब्सक्राइब किए हैं या नहीं किए हैं। और आप भी जानते होंगे मन में कि मैंने इन्फॉर्मेशन कैसा दिया, गलत दिया या सही दिया, किस प्रकार का आपको इन्फॉर्मेशन दिया। अगर आपको हेल्प होगी तभी आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करेंगे और मेरे चैनल से जुड़ेंगे। अगर आपकी हेल्प नहीं होगी तो आप नहीं जुड़ेंगे। ये तो सीधी सी बात है। तो खैर, मैं उन लोगों को कुछ नहीं बोलूँगा जो कमेंट करते हैं। उनको उनका जो अंदर का मन है वो जानता है कि वो क्या देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं। चलिए टॉपिक पे आते हैं। तो बहुत सारे बच्चे ये हैं कि एक रोली यादव जी हैं, उन्होंने कमेंट किया है कि सर मेरे CBT 1 में जो है मैं UR से क्वालिफाई थी, बट मेरे CBT 2 में जो है वो कम घट गए, मार्क्स कम आ रहे हैं, जो है मार्क्स कम आ रहे हैं। तो क्या मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो रोली जी, मैं YouTube के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ कि CBT 2 जो है वो उसका जो रिज़ल्ट है वही आपका जो है फाइनल होता है। ओके, इसमें जो है वो CBT 1 का कोई रोल नहीं होता है। तो CBT 2 के स्कोर पर ही, CBT 2 में जो आपका स्कोर होगा उसी के ऊपर आपका जो है वो फाइनल लिस्ट में नाम आएगा। अदरवाइज़ आपके अगर नंबर कम रह गए हैं तो आपका नाम वहाँ पर नहीं आएगा, क्योंकि CBT 2 का जो पार्ट 2 था, जो CBT 2 का जो पार्ट 2 था, पार्ट 2 मीन्स टेक्निकल पार्ट, उस टेक्निकल पार्ट से ही आपकी जो है वो फाइनल मेरिट बनेगी। ओके, किसकी? तो STA B की। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। मैंने बिल्कुल इजी भाषा में आपको समझा दिया है कि आपके अगर CBT 2 में मार्क्स कम आ रहे हैं तो फिर आपका सिलेक्शन जो है वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं नहीं हो सकता है, अगर मार्क्स कम है तो। चलिए अब दूसरे टॉपिक पर चलते हैं। बहुत सारे बच्चों ने मुझे कमेंट किया है कि सर मेरा BTech का इस समय फाइनल सेमेस्टर है, तो क्या मैं एलिजिबल हूँ या फिर मुझे बाहर कर दिया जाएगा। बहुत सारे बच्चे ये कह रहे हैं कि सर मैं BTech परसुइंग में हूँ। परसुइंग मतलब अभी मेरा BTech चल रहा है, 2 साल हो गए हैं। ठीक है, 2 ईयर हो गए हैं, 3rd ईयर मेरा चल रहा है। तो क्या मैं एलिजिबल हूँ या नहीं हूँ, या मुझे बाहर कर दिया जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों और मेरे साथियों, जो भी मुझसे बड़े हैं वो मेरे साथी, और जो भी मुझसे छोटे हैं मेरे छोटे भाई, आप अगर BTech परसुइंग में हैं मीन्स आपका BTech चल रहा है, और अगर आपका फाइनल सिलेक्शन होता है तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। नो प्रॉब्लम, जिसको बोलते हैं नो प्रॉब्लम। कोई भी टेंशन नहीं लेनी है आपको, एकदम बिंदास रहिए आप। आपका अगर सिलेक्शन होता है, अगर आपके मार्क्स रहते हैं अच्छे, तो आपको पक्का ज्वाइनिंग लेटर भेजा जाएगा। इसमें कोई दो राह नहीं है, इसमें कोई शक सवाल का कुछ भी गुंजाइश नहीं है। और मेरे साथी जो 3rd ईयर भी बोल रहे थे कि मेरा लास्ट सेमेस्टर है, क्या मुझे अनुमति मिलेगी पूरा करने की या फिर मुझे BTech छोड़ना पड़ेगा। तो मेरे साथियों, ये तो DRDO की उस लैब के ऊपर डिपेंड करता है। DRDO की उस लैब के ऊपर डिपेंड करता है जहाँ पर आपको पोस्टिंग मिलेगी, कि वो आपको अनुमति देती है या नहीं देती है। ठीक है, जहाँ तक है कि बहुत सारे लैब्स जो हैं वो अनुमति दे देते हैं और बहुत सारे लैब्स जो हैं वो नहीं भी देते हैं। तो इस पर मैं कोई दावा पेश नहीं कर रहा हूँ कि नहीं आपको मिल ही जाएगा, क्योंकि बहुत सारे लैब्स नहीं देते हैं अनुमति कि आप जो है वो जॉब के दौरान, अगर आपकी जॉब लग गई है तो उस दौरान आप कोई रेगुलर एग्ज़ाम वगैरह अटेंड नहीं कर सकते।
तो उस हिसाब से फिर आपको वो जो थर्ड ईयर है या जो आपको लास्ट सेमेस्टर है, या तो आप बीटेक करिए या फिर वो को ज्वाइन करिए, मींस ऑर्गेनाइजेशन को। तो आई होप आपके सवालों के जवाब ये हो गए होंगे। अब चलते हैं तीसरे सवाल पर कि बच्चे बोल रहे थे सर मैं बीटेक कर रहा हूँ, मुझे एनओसी सबमिट करनी होगी क्या? तो मेरे प्यारे साथियों, एनओसी पहले मैं बता देता हूँ एनओसी क्या है, तो बहुत सारे बच्चों को क्लियर भी हो जाएगा। एनओसी होता है नो ऑब्जेक्शन, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। ठीक है बच्चों, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। तो ये क्यों लिया जाता है? सबसे बड़ी बात ये है कि ये ज़रूरत क्या है, इसको लेने की क्या ज़रूरत है, इसे बनाएगा कौन? ठीक है, तो सबसे पहले तो जो लोग गवर्नमेंट में गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, पहले से गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, उनकी पहले से सरकारी नौकरी लगी हुई है, तो उनको जो है वो एनओसी सबमिट करनी होती है दूसरे विभाग में जहां वो ज्वाइन करने वाले हैं। तो एनओसी मीन्स नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। अब ये कौन बनाएगा? तो ये आपका जो है वो जब आप जॉब कर रहे हैं तो आपका प्रेजेंट एम्प्लॉयर बनाएगा। प्रेजेंट मीन्स प्रेजेंट एम्प्लॉयर बनाएगा। प्रेजेंट एम्प्लॉयर मतलब जैसे मैं जो है वो रेलवे में जॉब करता था, तो मैंने रेलवे से एनओसी लिया था, ठीक है, और रेलवे ने मुझे एनओसी दिया था कि ठीक है आप दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हैं, इससे मुझे कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है, आप जाइए। उन्होंने एक लेटर बना के दिया था, उस लेटर में साफ साफ लिखा था कि जो जिस ऑर्गेनाइजेशन में ये जुड़ रहे हैं उससे मुझे रेलवे ऑर्गेनाइजेशन को कोई आपत्ति नहीं है और हम इन्हें ज्वाइन करने की अनुमति देते हैं। तो उस एनओसी में ये लिखा रहता है। तो आप वो एनओसी जो है वो डीआरडीओ में सबमिट करेंगे, तब जाके आपको जो है वो ज्वाइनिंग लेटर इशू किया जाएगा। उससे पहले आपको ज्वाइनिंग लेटर इशू नहीं किया जाएगा। तो आई होप सभी को समझ में आ गया होगा मेरे बच्चों कि जो बीटेक कर रहे हैं उनके लिए एनओसी का कोई मतलब ही नहीं है, उनका एनओसी से कोई लेना देना है ही नहीं, क्योंकि एनओसी होती है उनके लिए जो पहले से जॉब में हैं, और एनओसी उनके लिए नहीं है जो बीटेक कर रहे हैं। बीटेक वाले बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग अगर सेलेक्ट होते हैं तो आप जाइए अपना डीबी कराइए और वहाँ पर बोलिए कि मेरा बीटेक जो है वो 3rd सेमेस्टर है या फिर 4th सेमेस्टर है, जो भी है आपका, अगर लास्ट सेमेस्टर है तो उनसे बात कीजिए, वो कोई ना कोई हल ज़रूर निकालेंगे। या तो वो ये कहेंगे कि आपको छोड़ना पड़ेगा बीटेक, या फिर वो ये कहेंगे कि ठीक है आप ज्वाइन कीजिए, उसके बाद जो है हम ऑफिस में बात करते हैं, अपने हायर ऑफिसर्स से बात करते हैं, उसके बाद आपको हम अपना वो बताएंगे डिसीजन क्या है। ठीक है, तो बच्चों समझ में आ गया होगा आपको। एनओसी जो है वो होती है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए, जहाँ पर वो पहले से जॉब कर रहे हैं, तो वहाँ के ऑर्गेनाइजेशन जो है उनको एनओसी देता है, और वो एनओसी जो है वो डीआरडीओ में सबमिट करनी होती है, तब डीआरडीओ जो है वो आपको ज्वाइनिंग लेटर इशू करेगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। एक हमारे दोस्त हैं जिनका नाम है एजुकेशन फॉर मी, इन्होंने कमेंट किया था। ये मेरे एक सब्सक्राइबर हैं, एक मेरे अच्छे मित्र दोस्त हैं, जो हम फैसिलिटीज़ क्या क्या होती हैं तो हम आपको मोटा मोटी बता देते हैं कि फैसिलिटीज़ क्या होती हैं, ताकि आपको जो है वो देखिए साथियों, फैसिलिटीज़ में ये है कि सबसे पहले तो आपको जो है वो गवर्नमेंट क्वार्टर मिलता है, लेकिन वो मिलता है अवेलेबिलिटी के आधार पे। अवेलेबल होगा तो मिलेगा, नहीं तो आपको HRA मिलेगा, हाउस रेंट अलाउंस। उस हाउस रेंट अलाउंस से आप कहीं भी जो है वो प्राइवेट रूम लेकर रह सकते हैं। ठीक है, एक तो ये फ़ायदा है कि गवर्नमेंट क्वार्टर आपको मिलेगा अगर आपका नाम सीनियर लिस्ट में पहले नंबर पर है तो। ठीक है, दूसरा है कि आपको अच्छी सुविधा है, ये है कि आपको कैंटीन कार्ड मिलता है। ठीक है,
तो आप जो है वो भारत के किसी भी कैंटीन में जा सकते हैं, वहाँ से परचेज कर सकते हैं। ठीक है। तीसरा जो है वो अगर आप ऑफिस से कहीं ऑफिस के काम से बाहर जाते हैं, अगर बाहर जाते हैं तो आपको फ़्लाइट की सुविधा दी जाएगी। फ़्लाइट से आप जाएंगे, फ़्लाइट की सुविधा रहती है। तो ये एक सबसे बड़ा मोटिवेशन है डीआरडीओ में सिलेक्ट होने का, कि अगर आप लेवल 6 में सिलेक्ट होते हैं, लेवल 6 में STAB लेवल 6 में सिलेक्ट होते हैं, तो आपको फ़्लाइट की सुविधा दी जाती है। आप कहीं भी ऑफिस के काम से अगर जाते हैं तो फ़्लाइट की सुविधा दी जाएगी। अदरवाइज़ आपको जो है हर साल, प्रत्येक वर्ष, एवरी ईयर आपको जो है वो सेकेंड एसी का जो है वो LTC दिया जाता है। LTC मतलब होता है लीव ट्रैवल कंसेशन। लीव ट्रैवल कंसेशन, लीव ट्रैवल कंसेशन। तो सेकेंड एसी का लीव ट्रैवल कंसेशन आपको दिया जाता है। और कितने दिए जाते हैं? तो हर साल एक आपको LTC कंसेशन दिया जाता है। ठीक है। और पांचवा देख लेते हैं कि ये सब फैसिलिटीज़ ही हैं डीआरडीओ की। जब आप डीवी के लिए सिलेक्ट होते हैं, डीवी के लिए जब आप सिलेक्ट होते हैं तो आपको जो है जो लैब मिला है वहाँ नहीं जाना है। जो लैब मिलता है वहाँ के डीजी ऑफिस में जाना है। डीजी ऑफिस में जाना होगा। किसके लिए? डीवी के लिए। ठीक है। डीजी ऑफिस, डीजी क्या है? डायरेक्टर जनरल का ऑफिस होता है, डायरेक्टर जनरल। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो आपका डीवी होगा वो जो आपको लैब मिली है वहाँ नहीं होगा। आपका जो डीवी होगा वो डीजी ऑफिस में होगा, जहाँ पर डीजी बैठते हैं, मींस डायरेक्टर जनरल बैठते हैं क्लस्टर के। तो डीआरडीओ जो है वो कई क्लस्टर में बटा हुआ है। ठीक है। ऐसे करके कुछ क्लस्टर्स हैं, तो आप ऑनलाइन जाकर उनको देख सकते हैं कितने क्लस्टर में जो है डीआरडीओ बटा हुआ है, और उस प्रकार से आपको कौन सा क्लस्टर मिला है, कौन सी लैब आपको मिली है, उस प्रकार से आप देख सकते हैं कि उसका डीजी ऑफिस कहाँ पर है, उस लैब का डीजी ऑफिस कहाँ है। तो उस लैब के डीजी ऑफिस में आपको जाना पड़ेगा। लेकिन साथियों, जब बल्क में लड़के पहुँचते हैं तभी एक साथ लड़कों को बुलाया जाता है। 1 हफ्ते के अंदर आपका डीवी ख़त्म करा दिया जाएगा। वो ये बोलते हैं कि जैसे मान लीजिए 10 तारीख से 17 तारीख तक डीवी चलेगा, कोई भी महीना हो। मैं जुलाई ले लेता हूँ कि जुलाई, ठीक है, यही जुलाई में हम ले लेते हैं कि 10 से 17 तक डीवी चलेगा। तो वो किसी का डेट फिक्स नहीं करते हैं कि आपका डेट इस तारीख को है, डीवी इस तारीख को है, आपका इस तारीख को है। वो सबको फ्री हैंड छोड़ते हैं कि आपके जब भी आपके पेपर्स रेडी हो जाएं, पेपर्स आपके रेडी हों, जब आपके पेपर्स रेडी हों तो आप किसी भी दिन आ जाइए 10 से 17 के बीच में। 10 को भी आ जाइए आप 17 को भी आ जाइए, और 10 और 17 के बीच में जितने दिन पड़ते हैं आप उसमें से किसी भी दिन आ जाइए, आपका डीवी जो है वो कंडक्ट हो जाएगा। ठीक है। तो इस प्रकार से वहाँ पर डीवी होता है, आपके ऊपर प्रेशर नहीं होता है। जैसे रेलवे वगैरह में डीवी का पूरा शेड्यूल जारी होता है कि इस लड़के का इस दिन होगा, इस लड़के का इस दिन होगा, ऐसा कुछ नहीं है। डीआरडीओ बहुत रिलैक्स देता है कि आप जो है वो अगर 1 हफ्ते तक डीवी चलने वाला है तो आप 1 हफ्ते में से किसी भी दिन आप जो है वो डीवी के लिए पहुंच सकते हैं। जिस प्रकार आपके पेपर्स रेडी होंगे उसी के अनुसार आप जो है वो कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि जब कोई बच्चा छोड़ देता है नौकरी, तो जिसके मार्क्स बिल्कुल जस्ट बॉर्डर पे होते हैं उसको जो है अगर नॉमिनेट किया जाता है। जैसे अगर मान लीजिए किसी 1 साल बाद किसी बच्चे ने नौकरी छोड़ दी, ठीक है, नौकरी छोड़ी, डीआरडीओ की नौकरी छोड़ी, तो अब जो है उनके पास तो पूरा डाटा रहता है,
तो वो क्या करते हैं, कट ऑफ को कम करते हैं, और कट ऑफ कम करने के बाद जो सबसे पहला लड़का उनको मिल जाता है कट ऑफ से डाउन होते ही, उसको वो कॉल करते हैं, उससे वो कांटेक्ट करते हैं कि आपको जो है वो DRDO में सिलेक्ट किया गया है, क्या आप नौकरी करने के इच्छुक हैं। अगर आप इच्छुक हैं तो फिर जिस लैब में आप जो लैब आपको मिली है, फिर उसी लैब में आपका DV होगा, ना कि DG ऑफिस में। पहले बल्क में जब वो बुलाते हैं तब वो DG ऑफिस में कराते हैं, और जैसे जैसे उनका ये होता है कि हाँ जो बच्चे एक एक करके आ रहे हैं, तो फिर उनको जो है वो खुद ही अपने लैब के अंदर बुला के DV कराते हैं। तो आई होप आपको DV का इन सब के बारे में जानकारी हो गई होगी। तो साथियों, जैसे मैं कमेंट पढ़ के बता देता हूँ, एजुकेशन फॉर मी जो भाई हमारे, उनने कमेंट किया था कि सर फैसिलिटीज़ के बारे में बता दीजिए। तो मैंने आपको फैसिलिटीज़ सारी बता दी हैं, ठीक है। उसके बाद वो बोल रहे हैं कि मिनिमम सैलरी कितनी मिलेगी, तो मैं आपको मोटा मोटी बता देता हूँ कि लेवल 6 में 35,400 अभी बेसिक पे है। बेसिक पे है जो वो 35,400 चल रहा है, ठीक है। और जो है वो बेसिक पे है 35,400 लेवल 6 में, ठीक है। और इस समय 60% जो है वो DA चल रहा है, और HRA जो है वो वेरी करता है 30%, 20% और 10% के हिसाब से, X सिटी, Y सिटी और Z सिटी। अब ये क्या होती हैं, इनके ऊपर प्रॉपर मैंने एक HRA के लिए प्रॉपर मैंने वीडियो बनाया है 5 मिनट का, उसको आप जाकर आप देख लीजिए कि इनमें क्या है, किसको 30% मिलेगा, किसको 20% और किसको 10%। अब ये 30% किसका 30% है, तो ये बेसिक पे का 30% है, मीन्स 35,400 रुपये हैं, उनका 30% जो है वो आपको HRA मिलेगा अगर आप X सिटी में रहते हैं तो। Y सिटी में आपको 20% मिलेगा बेसिक का, और Z सिटी में आपको 10% मिलेगा बेसिक का, ठीक है। तो ये बेसिक पे, DA और HRA, यही 3 फैक्टर जो हैं वो आपकी सैलरी डिसाइड करते हैं। तो आपकी सैलरी जो है वो इस समय, अगर आप ज्वाइन करेंगे आके, तो इस समय आपकी सैलरी होगी वही लगभग 50,000 के आसपास, ठीक है। 50,000 से 1,000 कम या 1,000 ज़्यादा, तो 50,000 50,000 के आसपास आपको जो है पर मंथ सैलरी मिलने वाली है, जो कि बहुत अच्छी सैलरी मानी जाती है। 50,000 रुपीज़ आपको पर मंथ मिलेंगे, ठीक है। अब देखते हैं कि वो उन्होंने कहा है कि स्टार्टिंग में क्या क्या प्रॉब्लम होता है। तो साथियों, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। आप जहां भी जाएंगे, आप जिस लैब में सिलेक्ट होंगे उस लैब में आप जाइए, वहां पर आपको जो है ज्वाइनिंग पहले ही दिन दे दी जाएगी। उसके बाद आपको जो DRDO का जो स्टाफ है उनके द्वारा आपको हेल्प की जाएगी कि आपको बाहर रहना चाहिए या फिर आपके लिए जो ड्रेमी है या ड्रोमी है, जो भी व्यवस्था है वहाँ पर 1 हफ्ते के लिए या 10 दिन के लिए या 20 दिन के लिए, जिस प्रकार से भी गेस्ट हाउस वगैरह खाली रहते हैं, उस हिसाब से आपको वहाँ पर दे दिया जाता है। उसके बाद ये कहा जाता है कि अगर क्वार्टर खाली हैं तो फिर आप क्वार्टर के लिए जो है वो नॉमिनेशन दे सकते हैं। क्वार्टर के लिए जो है वो आप नॉमिनेशन दे दीजिए, आपका नाम जो है उस लिस्ट में आ जाएगा, और किस नंबर पे आएगा वो नंबर से अलॉट होता है। जो क्वार्टर्स हो रहे हैं वो नंबर की नंबर के थ्रू अलॉट होते हैं, किस नंबर पे आपकी सीनियरिटी है उसी प्रकार से आपको नंबर अलॉट होते हैं। तो अगर आप पहले ही दिन ज्वाइन कर लेते हैं जाके, जैसे ही आपको ज्वाइनिंग लेटर मिलता है और आप तुरंत पहुंचते हैं, तो फिर आप जिस दिन पहुंचते हैं उसी दिन से आपकी जो है वो जॉब काउंट होने लगेगी और आप सबसे सीनियर माने जाएंगे। तो उसी हिसाब से आपको फिर क्वार्टर भी सबसे पहले मिलेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको क्वार्टर की, तो साथियों आपकी जो है वो जो डेट, तो साथियों उन्होंने कहा है सभी को क्वार्टर मिलेगा कि नहीं, क्वार्टर जो लोग क्लेम करते हैं उनको मिलेगा। बिल्कुल जी हाँ, सबको नहीं मिलता है क्वार्टर, क्योंकि लिस्ट बहुत लंबी होगी और पहले से भी बहुत सारे सीनियर्स जो हैं उनको क्वार्टर चाहिए होते हैं। तो आपका नाम लिस्ट में आ जाएगा, फिर जब आपका नाम नंबर जब आएगा तो आपको क्वार्टर पक्का मिलेगा, क्योंकि आपने सबसे पहले ज्वाइन किया है। तो जो भी मेरे साथी ज्वाइनिंग लेटर मिलते ही आप ज्वाइन करिए तुरंत, क्योंकि वहाँ पर सीनियरिटी लिस्ट जो है वो आपकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग से बनती है। अगर आपने पहले दिन ज्वाइन कर लिया है तो आप सबसे पहले सीनियर वहाँ पर हो जाते हैं।
तो साथियों आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव होगा, आपके लिए बहुत अच्छा। और जो भी लोग कमेंट करेंगे कि फालतू वीडियो है, तो वो मत देखें वीडियो, उनको कोई देखने के लिए नहीं कह रहा है। लेकिन जो भी इन्फॉर्मेशन दी जाती है वो सही और एक्यूरेट होती है। और मुझे कोई शौक़ नहीं है फालतू वीडियोस बनाने का, क्योंकि अगर मुझे फालतू वीडियोस बनाना होता तो मैं डेली 1-2 वीडियो अपलोड करता, DRDO के बारे में व्यूज़ लेता। और जब बच्चे कमेंट करते हैं कि सर इस पर वीडियो बना दीजिए प्लीज़, तभी हम जो है वो वीडियो लेकर आते हैं, वरना हम ऐसे वीडियोस लेकर नहीं आते हैं। तो ये मुझे लगा कि हाँ, ये जेन्युइन इन्होंने पूछा है तो इस पर वीडियो मुझे बनानी चाहिए, इसलिए मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ। तो साथियों अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें।